तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल क्या है। तो हमने टेंजेंट पढ़ी है, तो टेंजेंट क्या पढ़ी थी हमने कि वो लाइन जो सर्किल को टच करती है, ठीक है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या बोलूँगा, नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो बहुत सारी लाइन होंगी, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ आपका लाइन और जो सर्किल है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी, डेफिनेशन होगी। तो मैं बता सकता हूँ नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्किल। ये मान लो कोई पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे पॉइंट मैंने बोल दिया आपका कोई पॉइंट P x1, y1, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, आपका नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है वेरियस फॉर्म में। तो इन जनरल बाकी जितने भी कर्व्स होते हैं उसमें नॉर्मल निकालने के लिए क्या सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप उसकी करस्पॉन्डिंग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो एंड ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लो। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी तो वो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक मेथड और है, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, आप रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। लेकिन सर्किल में क्या होता है, स्पेसिफिक केस होता है। आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर की टेंजेंट होती है, तो सर्किल के केस में जो नॉर्मल लाइन है वो हमेशा पास करेगी उसके सेंटर से। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की वजह से सर्किल के केस में नॉर्मल की इक्वेशन में डायरेक्टली आप निकाल सकता हूँ और हर केस में वो वैलिड रहेगी। तो आपको हमेशा ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ आपका पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल, स्टैंडर्ड सर्किल लेता हूं आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर एट पॉइंट P x1 आपका y1, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली याद रख सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है उसकी वैल्यू होती है आपकी x अपॉन x1 इज इक्वल्स टू y अपॉन y1, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं उसको x y1 माइनस y x1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। कैसे एक बार डिराइव कर देते हैं, मैं इसका प्रूफ बता देता हूं। आपको पता है जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है इन पॉइंट फॉर्म वो होती है आपकी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 बता सकता हूं मैं आपका, जो कि नॉर्मल है वो आपका क्या, आपका परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। तो इस केस में मैं स्लोप निकाल सकता हूं नॉर्मल की, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। तो मुझे पता है किसी भी लाइन ax प्लस by प्लस c की स्लोप होती है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसकी स्लोप हो सकता है माइनस x1 अपॉन y1 होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपके यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी आपकी इसकी अपोजिट, -1 होता है, बोल सकता हूँ y1 अपॉन x1 हो गया। अच्छा, आपको पता है कि जो नॉर्मल है वो लाइन हमेशा क्या आपका और इसके सेंटर से पास करती है। अब यहाँ इस सर्किल का सेंटर हो गया आपका ओरिजिन हो गया, तो मैं बता सकता हूँ उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी हो जाएगी आपकी y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m, स्लोप की वैल्यू की आपकी y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका y अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x अपॉन x1, और यही आपकी क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखना है, या तो ये रिजल्ट याद रख सकते हो x अपॉन x1 इज इक्वल्स टू y अपॉन y1, या फिर आप x y1 माइनस y x1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, ठीक है। अब ये तो क्या आपके क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर केस में, इन केस मान ले कोई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करें तो वो भी फाइंड करवा सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिर भी इन केस किसी को याद रख सकता है तो मैं बता सकता हूं उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट P x1, y1 is given by, तो ये रिजल्ट याद रख सकते हो तो बेटर है, नहीं याद रखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
देखो सिंपल इसकी इक्वेशन क्या आपकी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू होगी आपकी y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1। प्रूफ करना है तो आप सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जिससे आपने कहा ये प्रूफ किया है, उसमें आपका क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देना और उसके पर उसकी स्लोप निकल जाएगी, उसकी स्लोप से ये आपके क्या नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी और ये पॉइंट x1 y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, काम की चीज नहीं है, काम की चीज आपकी ये दोनों इक्वेशंस काम की है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म कौन सी होती है आपकी मैं बात करूं फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 कौन सी आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको पता है कि कोई भी पैरामीटर कोई भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं आपके सर्किल के लिए a cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसके लिए आपके क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये आपका क्या होता है r cos थीटा एंड r sin थीटा होता है। तो मैं उसका यूज करूं तो मैं बता सकता हूं इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस इक्वेशन में मैं x1 की जगह रख देता हूं r cos थीटा और y1 की जगह रख देता हूं r sin थीटा। तो इक्वेशन क्या होगी x इंटू आपका क्या होगा r sin थीटा माइनस y इंटू आपका r cos थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा r। तो r से यहां से क्या जाएगा आपका 0। तो यहां से मैं क्या करूं r कॉमन ले लूं तो बगा दूं तो बोल सकता हूं आपका x sin थीटा माइनस वाई cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। वहां पे थीटा बिलोंग्स टू आपका क्या पैरामीटर है वो कोई भी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो मेरे हिसाब से। तो ये पॉइंट याद रखो तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक डिराइव कर लोगे। और थर्ड फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड फॉर्म कौन सी आपकी क्या है स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। तो मैं क्या बोलूं इफ लाइन y is equals to mx plus c is a normal to circle x square plus y square is equals to r square, then equation of normal। अच्छा, अब आपको ये चीज बताई है कि जो नॉर्मल लाइन है वो हमेशा कहां से पास करेगी इसके सेंटर से। तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा आपका ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है आपकी y इक्वल्स टू mx। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म ये होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं mx माइनस y इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश बेसिक से ही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता हुआ मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो नॉर्मल हमने पढ़ लिया है। नॉर्मल पे बेस कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हैं वो एक बार कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। मींस उस सर्किल की उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के आपका क्या है पैरेलल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to line x plus 2y is equals to 3 is given by मैं बोल सकता हूँ x plus 2y is equals to k। ये इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, अब उसने क्या बोला है ये एक नॉर्मल लाइन है और आपको पता है कि नॉर्मल लाइन किसी भी सर्किल के सेंटर से पास होती है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या आपका सर्किल की इक्वेशन क्या आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मैं सेंटर बता सकता हूँ। उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके क्या आपके 1,0 हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ चूंकि लाइन 1 पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रही है आपकी बेटा सेंटर। मैं बोलता हूँ आपका सेंटर 1,0 से। इसका मतलब ये आपको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब मैं क्या करूँ x की जगह रख दिया 1, y की जगह 0 रख दिया, तो इससे क्या k, तो इससे क्या आपका k की वैल्यू आपकी 1। तो मैं बता सकता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी आपकी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल में हम लोग। क्वेश्चन आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल्स टू द सर्किल x square plus y square minus 8x minus 2y plus 12 is equals to 0 at the points whose ordinate is minus 1। Means
इस सर्किल के उस पॉइंट पे आपका क्या है नॉर्मल या नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जहां पे आपका क्या है y की वैल्यू आपकी क्या है -1 है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट फॉर्म में आपको क्या नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट निकालने की पड़ेगी। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या दे रखा है, y की वैल्यू आपकी क्या है -1 दे रखी है, तो y की वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या दे रखी है आपकी x² + y² - 8x - 2y + 12 = 0। तो मैं बोल सकता हूँ एट y = मैं बोल दिया आपका क्या है -1 पे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे x² + 1 - 8x + 2 + 12 = 0। तो आपका क्या है आपका 1 + 2 + 12 आपका क्या जाएगा आपका 15। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी x² - 8x + 15 = 0। तो इसके फैक्टर से करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ x - 5 x - 3 = 0। इसका मतलब x आपका क्या है 5 हो गया, x आपका क्या है 3 हो गया। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो आपका क्या है 3, -1 होगा और एक आपका क्या होगा आपका 5, -1 होगा। अच्छा, अब ये दो पॉइंट का क्या सिस्टम है, हो सकता है ऐसा कोई सर्किल बना हो, ये सर्किल ऐसा बना है, यहाँ पे कोई सर्किल है जिसमें ऐसे दो कंडीशन आएगी जहाँ पे आपका क्या y = -1। तो y = -1 के करस्पॉन्डिंग आपके क्या x के दो पॉइंट बनेंगे। तो एक पॉइंट मैंने बोल दिया आपका a और एक आपका क्या आपका b। अच्छा, अब तो इन दोनों पॉइंट पे मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या सेम रहेगी? नहीं, इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि पॉइंट्स अलग है तो नॉर्मल अलग होगी। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल की जो लाइन है वो दोनों के यहाँ से सेंटर से पास करेगी। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट पे पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। तो ये पॉइंट आपका क्या मैं बोल देता हूँ आपका x1, आपका क्या y1 बोल सकता हूँ। तो पॉइंट फॉर्म में आपको क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता ही क्या होगी आपकी, मैं बोल सकता हूँ आपका x(y1 - y(x1) = 0। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी इक्वेशन x × y1 की वैल्यू -1 - y × x की वैल्यू आपका क्या आपका 3 = 0। तो इसकी इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो x + 3y = 0। सिमिलरली मैं दूसरी बोल सकता हूँ आपका x × आपका क्या -1 - y × आपका क्या 5 = 0। तो दूसरी इक्वेशन बोल सकता हूँ x + 5y = 0। और यही दोनों आपके क्या है, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और वो आपका क्या है आंसर। ठीक है, चलो तो नॉर्मल पे यही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी क्वेश्चन आप मॉड्यूल में कर लोगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ कोड। तो आपको पता है कि कोड क्या होती है, कोड इज ए लाइन, या मैं बोल सकता हूँ कोड एक सीक्वेंस है, या कोड इज ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन सर्किल, आपकी क्या होगी कोड होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोल दिया, कोई भी एक सर्किल है, अब उसके कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आपकी क्या होगी, आपकी कोड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ कोड। तो मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्किल x² + y² = r² joining 2 points। A पॉइंट मैंने बोल दिया आपका r cos alpha एंड r sin alpha, एंड B पॉइंट मैंने बोल दिया आपका क्या r cos beta एंड r sin beta। मीन्स ये दो पॉइंट है जिसके पैरामीटर मैंने बोल दिया आपका अल्फा और यहाँ पे क्या आपका बीटा। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो कोड है उसकी इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको याद रखना है रिजल्ट आपका क्या x cos alpha + beta / 2 प्लस y sin alpha + beta / 2 = cos alpha - beta / 2। ये जो रिजल्ट है आपको ये याद रखना पड़ेगा आपका, इसको मैं बोलूंगा आपका लर्न इट। मीन्स कोई भी दो पॉइंट जिसके पैरामेट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की आपकी क्या इक्वेशन आपकी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स जिसके पैरामेट्रिक एंगल आपका क्या है 60 डिग्री एंड आपका क्या होगा 120 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है 60 डिग्री हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी, ये वैल्यू रख देना, तो इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आई है, तो इसका प्रूफ भी बता सकते हैं। प्रूफ देखना चाहो तो देख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ आपका क्या ये कोई कोड है, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स।
ये प्रूफ क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखना भी डिफिकल्ट है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, मैं बोल सकता हूँ आपका r साइन एल्फा इज इक्वल्स टू आपका क्या है y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन बोलूँगा आपका r साइन बीटा माइनस r साइन एल्फा अपॉन x2 माइनस x1, तो बोलो r cos बीटा माइनस r cos एल्फा इंटू x माइनस x1, तो बोल सकता हूँ x माइनस r साइन एल्फा। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँ, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग गया आपका, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, मैंने माइनस फॉर्मूला ले लिया, और यहाँ पे cos एल्फा माइनस cos बीटा हो गया इंटू x माइनस r साइन एल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आपका क्या है साइन c माइनस साइन डी, और यहाँ पे cos c माइनस cos d, तो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है आपका माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू आपका क्या जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इंटू आपका x माइनस r साइन एल्फा हो गया। ठीक है, उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा आपके पास y इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस r इंटू साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू, इधर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका माइनस x इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू, और माइनस माइनस आपका क्या प्लस r इंटू आपका क्या आपका r इंटू आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक कोस आएगा सही, यहाँ पे कॉस एल्फा और यहाँ पे कॉस एल्फा, तो r इंटू कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को मैं इधर ले आऊंगा तो आपके पास ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, इस पूरी क्वांटिटी को आगे ले जाऊंगा तो r कॉमन आ जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या आपका cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा और ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो बेटर है कि ये फॉर्मूला याद रखना, इनकेस याद नहीं है तो ये डेरिवेशन आप कर सकते हो, 3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कोड पे एक और पॉइंट आपका टॉपिक बनता है आपका, मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ कोड was middle point is given। इस टॉपिक को कई नाम से और भी बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन ऐसे दे देगा फाइंड इक्वेशन ऑफ कोड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, ऐसे भी हो सकता है, या फिर इक्वेशन ऑफ कोड व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, इस कई नाम से आ सकता है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करूं मैं, कोई सर्किल है उसकी उस कोड की इक्वेशन जिसका आपका जो मिड पॉइंट मैंने बोल दिया आपका p x1 आपका क्या y1 गिवन है, तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली याद रखना, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्किल x square plus y square is equals to r square was midpoint is p x1 आपका क्या y1 is given by t is equals to s1। तो ये रिजल्ट हर कोनिक के लिए एप्लीकेबल है। t is equals to s1 वो मिडल पॉइंट दिया है, सर्किल के लिए भी रिजल्ट है, पैराबोला के लिए भी रिजल्ट है, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, जब भी आपका क्या इक्वेशन ऑफ कोड रोज मिडल पॉइंट इज गिवन तो आंख बंद करके आप t is equals to s1 लगा देना, वेयर t आपको पता ही है, t आपका क्या होता है, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट की इक्वेशन में आपका t की वैल्यू आपकी क्या है x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड s1 क्या होती है, s1 आपकी होती है आपकी इस पॉइंट में सर्किल में आपकी इक्वेशन लग गई, तो s1 की वैल्यू क्या आपकी x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। तो इस पूरी चीज को मैं सिंपलीफाई करूंगा तो यहाँ पे क्या है, आपका t की वैल्यू रख दी तो मैंने x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर
ये उस कोड की इक्वेशन हो जाएगी जिसका आपका मिडल पॉइंट हो गया। मेरे हिसाब से इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ ये इक्वेशन से काम हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो इस पे क्वेश्चन कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट से पहले मैंने जब टेंजेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बोला था कि जब भी कोई पॉइंट सर्किल के बाहर लाई करेगा तो उस पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट खींची जा सकती है। तो यदि पॉइंट इफ पॉइंट P(x1, y1) lies outside circle then two tangents can be drawn, then the combined equation of both tangent is called pair of tangent। तो क्या है पेयर ऑफ टेंजेंट? मैंने क्या बोला, कोई भी सर्किल है उससे कोई पॉइंट है, यदि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है उस सर्किल से, ये जो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो उस केस में दो टेंजेंट खींची जाती है। ये मैं बोल देता हूँ आपका पॉइंट P(x1, y1) ये बाहर लाई कर रहा है, तो ये सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन s=0 है, तो उस केस में दो टेंजेंट खींची जाती है। तो उन दोनों की जो कंबाइन इक्वेशन, उन दोनों की कंबाइन इक्वेशन जो होती है वही आपकी क्या इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट होती है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन ऑफ pair of tangents from a external point P(x1, y1) is given by s(s1) = t²। ये हर केस में ये आपके क्या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस आपकी क्या हमेशा क्या आपकी सेम होगी, और उसे मैं क्या बोलता हूं आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलता हूं, या फिर इसको एक और नाम से मैं बोलता हूं उसको पावर ऑफ सर्किल भी बोलता हूं। ठीक है, अच्छा उससे पहले यहाँ पे s(s1) = t², ये मैंने यहाँ पे क्या इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बोला था। तो वेयर s क्या है, कोई भी कर्व है, जैसे मैंने बोला सर्किल, मैंने मान लिया आपका क्या x² + y² - r², ये आपका क्या आपका सर्किल की इक्वेशन है। s1 क्या होगा, कोई पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना, तो बोलो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ये आपका क्या s1 की इक्वेशन आ गई। t आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, तो टेंजेंट की इक्वेशन में बोल सकता हूँ x(x1) प्लस y(y1) माइनस r का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या हो टेंजेंट की इक्वेशन। यदि s, s1 और t उन तीनों की वैल्यू रखूंगा तो ये जो इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी x² + y² माइनस r² इंटू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r² = x(x1) प्लस y(y1) माइनस r का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, आपकी 2 डिग्री इक्वेशन बनेगी विच रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जब भी आपको क्या कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो आप ये कंसेप्ट यूज करोगे, लेकिन जब भी आपको क्या सेपरेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो ये कंसेप्ट मत यूज करना, तब उस केस में वो कंसेप्ट यूज करना जो मैंने आपका क्या टेंजेंट के केस में एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचा था वो बताया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट है तो पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल के आप उसके बीच में एंगल वगैरह भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली निकाल सकते हो, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इस पॉइंट से यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, और या फिर इसको पावर ऑफ टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपकी पावर ऑफ टेंजेंट, पावर ऑफ सर्किल भी बोलता हूँ उसको, = आपकी क्या होगी √s1 होती है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो, एक रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, PA × PB, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, उसको दो पॉइंट पे A और B पे कट कर रहा है, C और D पे कट कर रहा है, तो PA × PB = PC × PD, और यहाँ पे T पे कट कर रहा है तो A = आपका क्या है PT²। तो मैं बोल सकता हूँ PA × PB = PT², तो PA × PB आपकी क्या होती है, आपकी S1 होती थी, PT² = S1, तो PT = क्या आपका, ये आपका क्या हो जाएगा √s1 हो जाएगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिजल्ट आप याद रखना। डायरेक्टली कई बार पूछ सकता है कि पावर ऑफ सर्किल क्या होगी, यदि याद नहीं है तो फिर पावर ऑफ सर्किल फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या पेयर ऑफ टेंजेंट से ही लिंक टॉपिक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट से कैसे बनता है आपका, जैसे मैंने बोला कोई एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल है, यहाँ से मैं हमेशा उससे दो टेंजेंट खींच सकता हूँ। तो ये मैंने कोई पॉइंट P से मैंने उसके सर्किल के ऊपर आपके क्या दो टेंजेंट PA एंड PB किए।
ठीक है। तो ए और बी आपका क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्किल हो गया। तो ए बी को कोई लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो ज्वाइन करने वाली ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, यही आपकी क्या होगी, आपकी कोड ऑफ कांटेक्ट की होगी। ठीक है। तो कोड ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या बोलूंगा, कोड ऑफ कांटेक्ट इज की डेफिनेशन कैसे बोलूंगा, मैं बोल सकता हूं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल वी कैन ड्रॉ टू लाइंस, the line joining pair of point of contact of circles of pair of straight line is called chord of contact। तो ये आपके क्या chord of contact होगी। तो मैं बता सकता हूं यहाँ पे equation of chord of contact of circle is given by, हमेशा कोड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन आपकी क्या आएगी, t इक्वल्स टू 0 p। यहां पे मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या है, कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है। डेरिवेशन अगेन इसका कोई काम का नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आए तो जब भी आए तो हमेशा आंख बंद करके ये रिजल्ट देना। सेम इक्वेशन कोड ऑफ कांटेक्ट की पैराबोला में भी होती है, सेम इक्वेशन आपकी इलिप्स एंड हाइपरबोला में भी होती है। तो जब भी आपकी क्या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आई तो आंख बंद करके s s n इक्वल्स टू t स्क्वायर कर देना। जब भी कोड ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो आंख बंद करके t इक्वल्स टू 0 वो आपकी क्या है, कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कोड ऑफ कांटेक्ट पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है, एक्चुअली वो क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चन को मैं आगे नेक्स्ट वाले में बताता हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक्चुअली में रिजल्ट्स नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके एक रिजल्ट की फॉर्म में बना रहा हूँ, जिससे ये सारे नोट कर लो और उनका स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप लर्न कर लो, और इन केस यदि कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो रिजल्ट बता रहा हूँ वो रिजल्ट है फॉर सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 वाले सर्किल के लिए, जिसका सेंटर आपका क्या है, माइनस g को माइनस f है, और इसकी रेडियस मैंने लिया आपकी क्या है, कैपिटल R रेडियस को। ठीक है। अच्छा, इस सर्किल के लिए मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, सर्किल है आपका, जिसकी इक्वेशन आपकी मैंने बोल दी आपकी s इज इक्वल्स टू 0, जो आपकी इक्वेशंस है। ठीक है। अब ये पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है, जिससे हमने दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स कट किए। ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है उस सर्किल को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी क्या है, कोड ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट A और B आपके सर्किल पे है, उनको ओरिजिन से उनके सेंटर से मिलाने वाली लाइन ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। आपको पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली P O को ज्वाइन करने वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल बना मैंने आपका क्या है, A P B एंड ट्राइंगल मैंने बोला B P एंड आपका O, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने देखा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की डिस्टेंस क्या आपकी क्या सेम है, क्यों आपकी क्या रेडियस है। ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आपके क्या सेम है, क्योंकि 90 डिग्री है। और ये लेंथ और ये लेंथ आपकी क्या दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो उस तीनों की रीजन से आपका क्या है, साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों के दोनों आपके क्या है, ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, आपका थीटा होगा। मैंने थीटा क्यों माना, क्योंकि उससे क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल थीटा थीटा माना, तो मैं बोल सकता हूँ उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका tan थीटा। तो मैंने ये फिगर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रिजल्ट जो होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी भी पॉइंट की ये जो डिस्टेंस PA और जो PB जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट या फिर पावर ऑफ सर्किल, जिसकी वैल्यू होती है आपकी क्या है, रूट ऑफ S1 होती है। मतलब S सर्किल के पॉइंट में आपका क्या है, x1 को y1 पर रख दूंगा, तो रूट ऑफ S1 है आपकी क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेशन करने के लिए L से रिप्लेस कर दिया, तो अब जहां पे भी आपका क्या है रूट S1 यूज होगी, तो वहां पे मैं L रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है आपका, मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल में, यदि एंगल मैंने थीटा माना है, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, थीटा के सामने आपकी क्या हाइपोटेन्यूस होगी, थीटा के सामने क्या आपकी साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी क्या हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल में बात करता हूं आपका APO में ट्राइंगल में बात करूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, आपकी R/L हो जाएगी। ठीक है। अब इस कंसेप्ट का यूज करके मैं बता सकता हूं, सो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट विल बी 2 थीटा। थीटा आता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू R/L, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स R/L हो गया। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है आपका, 2 tan इनवर्स R/L। अब चाहो तो उस रिजल्ट को एज इट इज भी याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा,
नहीं पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आएगा आपका 2 tan इनवर्स थीटा। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स आपका क्या है 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये आपका क्या है फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 थीटा का। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने एक्सपेंड किया तो ये एंगल क्या जाएगा आपका tan इनवर्स 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप यहां तक याद रखो और उसके बेसिस पे इसको सोल्व कर लो, उसके बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी, पीएबी कौन सा ट्राइंगल है? ये आपका क्या वो ट्राइंगल है जो एरिया ऑफ उस ट्राइंगल जो फॉर्म बाय आपका पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस 2009 और 2010 कंटिन्यूअसली 2 लगातार साल ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं बता सकता हूं इसका फॉर्मूले का जो एरिया होगा तो ये पूरा एरिया मैं बता सकता हूं R/L³ अपॉन R स्क्वायर इनटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डेरिवेशन यहाँ पे कोई काम का नहीं है, लेकिन इनकेस किसी को डेरिवेशन करना है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया लगा निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये डिस्टेंस निकल जाएगी, उन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं डेरिवेशन, आप ये रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ रिजल्ट होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PAOB। अब ये जो क्वाड्रिलेटर है इसका एरिया में बात करते हो तो इसका एरिया भी आप डायरेक्टली याद रखना R इंटू L होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आया भी नहीं है, आने के भी चांसेस नहीं है, इसलिए इसको पर ज्यादा फोकस नहीं। ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वाड्रिलेटर जो बनता है ये आपका क्या PAOB। इस क्वाड्रिलेटर के लिए बात करूं तो ये एंगल आपका क्या 90 डिग्री, ये आपका एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम आपका क्या 180 डिग्री हो गया। तो जो ये रिमेनिंग ये दो एंगल है इन दोनों का एंगल का सम भी आपका क्या होगा 180 हो गया। अच्छा, आपको पता है कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा आपका क्वाड्रिलेटर जिसमें पेयर अपोजिट पेयर ऑफ एंगल उन दोनों का सम आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को क्या बोलता हूं आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलता हूं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होगा जिसके ऊपर आपके चारों वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर उसके ऊपर लाई करेंगे। तो सर्किल कौन सा बनेगा इसका सर्कम सर्किल। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का सर्कम सर्किल आपका ऐसा कोई सर्कम सर्किल बनेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं ये जो क्वाड्रिलेटर है PAOB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मतलब PAOB जो क्वाड्रिलेटर है आपका क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों वर्टाइसेस P, A और O और B चारों आपके क्या है उसके ऊपर सर्किल के ऊपर लाई कर रही है। एंड हेंस OP ये जो लाइन है OP इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्किल। ये जो सर्कम सर्किल उसका क्या आपका डायमीटर है। तो मैं बता सकता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, जेईई में पूछ सकता है, आपके मॉड्यूल में काफी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है देखना। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे सर्कल का सर्कम सर्किल उसकी जो इक्वेशन है, देखो ये दोनों डायमीटर है तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं x माइनस x1 इंटू x माइनस माइनस जी मतलब x प्लस जी प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस माइनस f मतलब y प्लस f इज इक्वल टू 0। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सर्कम सर्किल है ये इस ट्राइंगल PAB का भी सर्कम सर्किल है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो इक्वेशन है इज आल्सो कॉल्ड सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल PAB। मतलब ट्राइंगल PAB क्या है आपका ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो और उन पे बेस आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चंस है अपने मॉड्यूल में, सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से करो। इनकेस नहीं भी आए तो एक बार दोबारा ये याद रखने की कोशिश करो। इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनका क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं, आप मॉड्यूल में कर लेना। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अपन लोग जेईई मेंस के हिसाब से, एनालिसिस ऑफ टू सर्किल्स। तो एनालिसिस ऑफ टू सर्किल्स में देखेंगे कि दो सर्किल्स में क्या क्या कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन आपके क्या है कॉमन टेंजेंट, मतलब दो सर्किल में कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। क्या कंडीशंस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको पता होनी चाहिए क्या कॉमन टेंजेंट कितने टाइप की होती है। तो जो कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल्स है वो दो टाइप की होती है। पहली आपकी होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर मैं उसको बोलता हूँ एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलता हूँ, और दूसरे टाइप की टेंजेंट होती है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या फिर जिसको मैं बोलता हूँ आपका TCT भी बोलता हूँ या फिर इंटरनल टेंजेंट्स भी बोलता हूँ। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी, दोनों सर्किल्स को
एक्सटर्नली टच करती हुई जो टेंजेंट होगी वो आपकी क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर डीसीटी बोलूंगा। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी, दोनों सर्किल्स को इंटरनली टच करते हुए जो टेंजेंट बनेगी वो आपकी क्या होगी, आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, उसको मैं डीसीटी बोलता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ आपका, ये पॉइंट मैंने बोल दिया आपका C1 है, इसको मैंने बोल दिया आपका A, C2 और आपका क्या है B और ये आपका क्या है T1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं ट्राइंगल में बात करूँ C1 A और T1 एंड C2 B एंड T2, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका क्या है, आपका सेम है। तो दो एंगल सेम है तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ए प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों आपके क्या ट्राइंगल आपके क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। तो सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो C1 T1 अपॉन C2 T2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, R1 अपॉन R2 के इक्वल होगा। तो मैं उस रिजल्ट का यूज करके मैं बोल सकता हूँ आपका C1 T1 अपॉन C2 T2 उसकी वैल्यू होगी आपकी R1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या होगा, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाली जो पॉइंट है T1 पॉइंट पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है C1 T1 और C2 T2, ये जो डिस्टेंसेस होगी वो आपके क्या उन दोनों की रेशियो, उन दोनों की रेडियस के रेशियो में होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बात कर सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ आपका C1 T2 अपॉन C2 T2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका R1 अपॉन R2। ये दोनों आपको क्या रेडियस के रेशियो में आपका क्या डिवीजन करते हैं, लेकिन ये जो डिवीजन है उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका एक्सटर्नल डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में जो डिवीजन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका इंटरनल डिवीजन होगा। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कोई भी टेंजेंट डायरेक्ट है ट्रांसवर्स से कैसे पहचानेंगे, यदि किसी भी टेंजेंट के दोनों सेंटर यदि सेम साइड पे लाई करते हैं तो आपकी क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यदि किसी टेंजेंट के सेंटर दोनों अपोजिट साइड में लाई करते हैं तो आपका क्या होगी, आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो पहचान करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो लिमिट्स हैं, लिख लेना। बोथ द सेंटर लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बट अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। रूल नंबर 1 ये चीज याद रखना। सेकंड नंबर रूल मैंने ऑलरेडी बता चुका, T1 एंड T2 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एक्सटर्नली, T1 एक्सटर्नली एंड T2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ R1 रेशियो R2। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सारे रिजल्ट्स हैं, याद रखना। इन केस कभी कभी मेंस में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स हैं, वैसे इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी कभी पूछ सकता है। तो याद रखना, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, C1 C2 उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस होगी आपकी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी लेकिन आइडिया दे देता हूं आपको कि कैसे निकालते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है, मैं क्या करता हूं, यहां रेडियस से मैं इसके एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं। इस पॉइंट की एक पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी है, यहाँ पे ये उसको कट कर देगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टोटल R1 थी, यहाँ पे क्या होगी R2 होगी। ये जो डिस्टेंस R2 है, तो ये डिस्टेंस भी मैं बोल सकता हूँ आपका R2। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R1 माइनस R2 होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस C1 C2 थी, ये डिस्टेंस भी अभी क्या C1 C2 होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूँ पाइथागोरस से C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर से, तो उससे यहाँ पे क्या ये रिजल्ट आया। सिमिलरली ये रिजल्ट भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन कहाँ से, बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जिसके हिसाब से आपके क्या कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपका क्या दो सर्किल के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे, उसमें वेरियस केसेस दे सकते हैं। तो इसमें 5 केसेस बनते हैं, सारे केसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी दो सर्किल की टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा उस केस में, सबसे पहले उनकी पोजीशन देखोगे एक दूसरे के रिस्पेक्टिव। या तो दो सर्किल की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, दोनों एक दूसरे के आपका क्या बाहर हो, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को आपका क्या इंटरनली आपका क्या टच कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, या फिर एक सर्किल दूसरे के सर्किल के अंदर लाई कर रहे हो। तो हर केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपकी क्या चेंजेस हो जाती है। तो यहाँ पे डिसाइड करता है वो कंडीशन डिसाइड करता है। वहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देख सकते हो, क्वेश्चन में आपकी क्या इक्वेशंस होगी, तो वहाँ पे इक्वेशन में कैसे डिसाइड करोगे आप, कंडीशन से। तो कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखते हैं हम लोग सारे सर्किल्स के केस में। तो
नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पे मैंने दो सर्कल लिए, एक सर्कल लिया जिसकी इक्वेशन s1 = 0 और दूसरे सर्कल जिसकी इक्वेशन s2 = 0। दोनों के सेंटर मैंने c1 एंड c2 माने और दोनों की रेडियस मैंने क्या आपकी r1 एंड r2 रेडियस माने। ठीक है, तो पहला केस हम बात कर रहा हूँ व्हेन वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर सर्कल, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के आपके बाहर हो, एक दूसरे को ना तो टच करे ना आपका इंटरसेक्ट करे, मतलब एक दूसरे के बाहर हो। तो कंडीशन इस टाइप की बनेगी, दो सर्कल्स रहेंगे, पहले का सर्कल का सेंटर दूसरे का सेंटर हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन से कंडीशन में दो सेंटर एक दूसरे से बाहर होंगे। अब मैंने क्या देखा, इसकी रेडियस r1 इसकी रेडियस r2 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस c1 c2, सेंटर दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी c1 c2, मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियस। इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के आपके बाहर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होगी, दो तो आपकी क्या होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दो आपकी क्या होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इनकी जो इक्वेशन निकालने वाला जो क्वेश्चन आता है वो मेनली जो एडवांस में आता है, मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। फिर भी आपको निकालना है तो आप देख सकते हो एक्सटर्नल रेशियो निकाल लो, इंटरनल रेशियो निकाल दो और इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट और इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के आप कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे तरीके मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो मेनली एडवांस का क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाएगा वो डेफिनेटली, मेंस में पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका कांसेप्ट क्या है, व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे मतलब एक सर्कल है दूसरे को टच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस c1 c2 होगी, पहले की रेडियस r1 दूसरे की रेडियस r2। तो मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ c1 c2 इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। तो ये उनके कंडीशन होगी, यदि c1 c2 इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 मतलब दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस इक्वल हो सम ऑफ देयर रेडियस का, इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। तो इस केस में टोटल 3 कॉमन टेंजेंट बनेगी, 2 कॉमन आपकी टेंजेंट होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 1 कॉमन टेंजेंट होगी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, तो ऐसे कैसे बोल सकता हूँ टोटल 3 कॉमन टेंजेंट बिटवीन सर्कल्स, 2 तो आपकी क्या होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 1 एट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो नहीं पूछ सकता लेकिन आपका ये पूछ सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट की इक्वेशन हो क्या होगी। तो देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उन पे टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली मैं याद रखना, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन बाय s1 माइनस s2 0। दोनों की इक्वेशन को माइनस कर देना तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ उन दोनों की कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, थर्ड आपका केस क्या है, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन देखूंगा तो मैंने देखा उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस c1 c2 होगी। अब मैं बात करूं r1 ये होगी, r2 ये होगी। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों की रेडियस का सम r1 प्लस r2 क्या ग्रेटर देन आपका क्या c1 प्लस c2। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कंडीशन c1 c2 इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा, लेस देन आपका r1 प्लस r2। लेकिन ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि c1 c2 इज लेस देन r1 प्लस r2 तो उन दोनों के केस में भी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता, मैं कंप्लीट कंडीशन होगी आपकी कि c1 c2 इज लेस देन r1 प्लस r2 बट ग्रेटर देन r1 माइनस r2। यहाँ पे मैंने मोड क्यों लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि r1 बड़ा है r2, लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि r1 बड़ा है r2 से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ r1 माइनस r2 से क्या होगा, बड़ा होगा c1 c2 की वैल्यू एंड r1 प्लस r2 से आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो एक बार जैसे क्वेश्चन पूछा था इस कंडीशन के बेस पे कि ए की वैल्यू है रेडियस की वैल्यू बताओ, जिसके केस में आपके क्या एग्जैक्टली आपके क्या टू कॉमन टेंजेंट्स थी। ठीक है, तो उस केस में ज्यादातर बच्चों ने क्या कर दिया था, सिर्फ इतनी कंडीशन को देखा था। तो इतनी कंडीशन से देखोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग के केस में आपको ये कंप्लीट कंडीशन है कि c1 c2 इज लेस देन r1 प्लस r2 बट ग्रेटर देन r1 माइनस r2 का आपका मोड होगा। तो ऐसे केस में आप उन दोनों सर्किल के बीच में दो कॉमन टेंजेंट होगी और दोनों जो कॉमन टेंजेंट है वो आपके क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ बोथ सर्किल हैव टू कॉमन टेंजेंट एंड बोथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पर इस केस में दोनों सर्किल के बीच में एक कॉमन कोड होगी। क्यों? क्योंकि सर्किल दोनों को एक दूसरे के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, तो उन दोनों की ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी क्या है, कॉमन कोड होगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पूछा नहीं है लेकिन तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल्स। तो कॉमन कोड कब होगी, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो उस केस में कॉमन कोड की इक्वेशन भी s1 माइनस s2 0 से गिवन होगी। मतलब आपका ये जो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट का ही, कॉमन कोड का ही स्पेशल केस है, दोनों की इक्वेशन क्या आपकी सेम ही है। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मेजरली इनसे पूछा जाता है, लेकिन आगे भी हो सकता है, इनसे बेस भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, फोर्थ केस आपका, इफ बोथ सर्किल टचेस ईच अदर इंटरनली, मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, मतलब एक सर्किल दूसरे के अंदर लाई करे और इंटरनली टच करे। ठीक है, तो अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक होगा। अब यहाँ पे कंडीशन की बात करूं तो मैंने क्या किया, C1 C2 ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी R1 होगी, ये आपकी क्या होगी R2। तो मैं क्या करूं, R1 में से मैंने R2 माइनस किया तभी तो मेरे पास C1 C2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन बता सकता हूं आपका C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 मींस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब आपका क्या है, दोनों सर्किल एक दूसरे को आपका क्या है इंटरनली टच कर रहे हैं। तो दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उन दोनों की सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट होगी, वो आपके क्या होगी, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो मैं बता सकता हूं बोथ सर्किल हैव वन कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ दैट कॉमन टेंजेंट इज आल्सो गिवन बाय सेम रिजल्ट आपका S1 माइनस S2 0। इन केस मेंस में पूछेगा तो डेफिनेटली इसी टाइप का इक्वेशन पूछेगा जो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वरना डीसीटी और टीसीटी निकालना काफी लेंथी काम होता है और इतना टाइम भी नहीं होता मेंस के क्वेश्चन में जो आप इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, लास्ट टाइप का केस है व्हेन वन सर्किल इज लाइज कंप्लीटली अदर, तो एक सर्किल दूसरे के कंप्लीटली अंदर लाई कर रहा है, तो उस केस में आप देखोगे कि ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है जिस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट हो। तो ऐसे केस में बोल सकता हूं आपका नो कॉमन टेंजेंट। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे एक सर्किल दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, तो मैंने क्या किया, उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखी और ये आपकी क्या रेडियस R1, ये आपकी क्या R2। यदि R1 में से R2 निकालूंगा तो भी आपका क्या बड़ा हो रहा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कंडीशन क्या होगी आपकी, C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 मींस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज लेस देन डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब एक सर्किल दूसरे के अंदर लाई करेगा और उस केस में आपका क्या है, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा एक बार आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। उन रिजल्ट्स पे आपके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और इनकेस क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछेगा, फिर कंडीशन पूछेगी, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल किसी दे देगी, इफ कंडीशन इफ बोथ सर्किल हैव टू कॉमन टेंजेंट, थ्री कॉमन टेंजेंट, तो वो कंडीशन पे बेस आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक के बाद आपका क्या लास्ट टॉपिक करते हैं अपन लोग, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्किल या फिर एंगल बिटवीन टू सर्किल्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के हिसाब से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स। ये सारा सेम टॉपिक आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन उस टाइम में आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर है सर्किल्स के लिए। तो सर्किल के केस में बहुत स्पेशल है, मुझे पता है कि एक की टेंजेंट दूसरे की नॉर्मल होती है, दूसरे की टेंजेंट एक की नॉर्मल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगी इसके सर्किल से पास, सेंटर से पास होगी, दूसरे की सर्किल की जो टेंजेंट है वो इसके पास होगी और दोनों एक दूसरे के आपके क्या नॉर्मल होगी। तो उसके हिसाब से जो सर्किल के केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना वो बहुत आसान है कंपैरेटिवली बाकी दो कर्व के केस में। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो क्या करूंगा, दो सर्किल के बीच के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स होंगी उनके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्किल्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सर्किल की इक्वेशन मैंने मान लिया आपका S1 0 एंड S2 0, दो सर्किल की इक्वेशन मान ली, जिसका पहले का सेंटर आपका क्या C1 है, जिसकी रेडियस आपकी क्या R1 है, दूसरे का सेंटर आपका क्या C2, जिसकी रेडियस आपकी क्या R2 है। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या C1 C2, जिसको मैंने क्या D से डिनोट कर दिया है। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या P है। P पे मैंने क्या किया, पहले सर्किल की टेंजेंट खींची और दूसरे सर्किल की टेंजेंट खींची, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आपके यहाँ पे आपका थीटा आ गया। ठीक है, तो मैंने सर्किल की दो जनरल इक्वेशंस मैंने मान ली जिनकी रेडियस आपकी क्या है R1 एंड R2 है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज है, ये यहाँ पे ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है और ये एंगल निकालना है। तो आपको कोसाइन रूल पता है, कोसाइन रूल में क्या बोलता है आपका cos A होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। तो वैसे ही कोसाइन रूल से मैं बोल सकता हूँ दोनों के बीच का जो एंगल है cos थीटा बोल सकता हूँ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस थीटा के सामने वाली साइड d स्क्वायर अपॉन 2r1 एंड r2। तो cos थीटा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2
इस फॉर्मूले से डायरेक्टली मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल निकाल सकता हूँ। डायरेक्टली कुछ नहीं करना मेरे को, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और उससे मैं क्या डायरेक्टली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल निकालूंगा। ठीक है। अच्छा, इस सर्कल के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, r1 की वैल्यू रख दी मैंने g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, r2 की स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपकी g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2, माइनस डी स्क्वायर रख दिया मैंने यहाँ पे क्या है c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, और उसको सिंपलीफाई किया। तो उसको सिंपलीफाई करने के बाद जो एंगल आ जाता है आपका, वो भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों के बीच का एंगल मैं बोल सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 अपॉन जो रेडियस है उसको बोल सकता हूँ 2 अपॉन रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 इनटू रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ये फॉर्मूला रखूंगा, डायरेक्टली मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल निकाल लूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मेरा आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब इसका जेईई मेंस में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ऑर्थोगोनैलिटी का क्वेश्चन। कैसे पूछेगा, दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, या तो पूछेगा फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल पूछेगा, या फिर बोलेगा कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उस केस में आप क्या कंडीशन निकालो। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होंगे, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यदि दो सर्कल के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में दोनों सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल सर्कल कहलाएंगे। बस ये कंडीशन याद रखना, मींस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के आपके ऑर्थोगोनल। तो बोल सकता हूं इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स इज 90 डिग्री देन सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल। तो आप अपने cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 रख दी, तो यहां पर रखते हैं 0 के इक्वल आ गया, तो मैं बोल सकता हूं r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल हो जाएगी आपकी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये वाली कंडीशन रखा, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। या फिर आप इस रिजल्ट से बोल सकते हो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या है 0 में हो जाएगी, तो बोल सकता हूं आपका 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये दूसरी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये आपका कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है। ठीक है। अब इस एक ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर एक आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपका, ये आपका होमवर्क रहेगा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2k y प्लस 6 is equals to 0 and x square plus y square plus 2kx plus k is equals to 0 are orthogonal to each other। तो दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल है, तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ आपका 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to क्या करूँगा c1 plus c2, यहाँ पे आपका रिजल्ट लगाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे आपके g1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका 2g1 की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपका 2 होगी। ठीक है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2f1 की वैल्यू मैंने बोल दी आपकी 2 के बोल दी। ठीक है। अब 2g1 और 2f1 हो गया, मैं यहाँ पे f1 g2 और करते हैं तो g2 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपका g2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी मैं बोल सकता हूँ आपका x हो गया, और आपका क्या f2 की वैल्यू क्या बोल दिया मैंने, y का कोऑर्डिनेट है नहीं, तो f2 की वैल्यू मैंने बोल दिया आपके 0, c1 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 6, और c2 की वैल्यू मैंने बोल दिया आपकी k। सॉल्व करूंगा तो मैं क्या k की वैल्यू निकल जाएगी, और वही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये आपका होमवर्क है, आपको जो सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो अपना अभी एक टॉपिक हो रह गया आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स, वो अभी अपन कंप्लीट करेंगे। तो जेईई मेंस के हिसाब से लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना फैमिली ऑफ सर्कल्स। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ टॉपिक्स और होते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपका क्या पोलर एंड पोलर हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, आपका रेडिकल एक्सिस होता है, रेडिकल सेंटर होता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स होते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो जेईई मेंस के ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, ये जेईई एडवांस के सिलेबस में। ठीक है। तो इन टॉपिक्स से जेईई मेंस में आज तक कोई क्वेश्चन भी नहीं है और आगे आने का भी चांसेस नहीं है, इसलिए वो टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके कवर नहीं करूँगा। वो जेईई एडवांस के जो नोट्स थे अब वहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन जेईई मेंस के हिसाब से ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें क्या फैमिली ऑफ सर्कल में क्या वेरियस कंडीशंस होती है, दो सर्कल के बीच में बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, तो उनसे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन आएगी। कैसे कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लो आपके क्या दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पे, तो उन दो पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल की इक्वेशन हो सकती है। आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा कि दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, तो कितने सर्कल हो गए, इनफाइनाइट सर्कल हो गए। लेकिन
उस सर्किल को फाइंड करने के लिए एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दी उन्होंने, मतलब एक और कंडीशन से मैं बोलूँ तो 3 यूनिक पॉइंट से कितने सर्किल पास होते हैं, सिर्फ एक सर्किल पास होता है, तो मतलब वो स्पेसिफिक सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा टाइप का क्या होता है आपका, एक सर्किल और एक लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन। या फिर तीसरा क्या हो जाता है आपका, मतलब आपका क्या, कोई एक लाइन है किसी सर्किल को किसी पॉइंट पे टच करे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन बताओ। या फिर चौथा क्या हो सकता है आपका, क्या 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो ये 4 स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के देखना कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, और डायरेक्टली आपका क्या फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्टली एक बार फॉर्मूला लगाओगे, बस आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जो पैरामीटर लैम्बडा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला टॉपिक है आपका फैमिली ऑफ सर्किल में, पहला टाइप का है द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्किल S1 0 एंड S2 0। मींस S1 0 एंड S2 0, ये आपके क्या 2 सर्किल है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आपके AB है, उनसे पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन बताओ। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, यहाँ से मैं बोलूँ तो 2 पॉइंट से आपके क्या इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। कैसे, एक सर्किल ये बता दिया मैंने, एक सर्किल में चाहूँ तो ऐसा भी बना सकता हूँ, बड़ा सारा सर्किल बन गया, इधर बन गया, सिमिलरली इधर भी बना सकता हूँ, बहुत बड़ा सारा सर्किल बन गया, आपका ऐसा हो सकता है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल की इक्वेशन, तो ये इनफाइनाइट सर्किल है, इसीलिए इसको मैं क्या आपका फैमिली ऑफ सर्किल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्किल S1 एंड S2 0, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी फैमिली ऑफ सर्किल है उनकी इक्वेशन आपकी होगी S1 प्लस लैम्बडा S2 0। यहाँ पे लैम्बडा एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और जो वैल्यू होगी आपकी जो गिवन सम एडिशनल कंडीशन होगी उसकी हेल्प से होगी। एक चीज याद रखना, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं हो सकती, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू यदि -1 होगी तो लैम्बडा की वैल्यू माइनस से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी S1 माइनस S2 0, और ये क्या आपकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्किल है, जबकि कॉमन कोड है, लेकिन आपको क्या इक्वेशन फाइंड करनी है सर्किल की, मतलब ये तो लाइन की इक्वेशन है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू आपकी क्या है -1 नहीं हो सकती। ठीक है, अब लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन कैसे होगी, मान लो ऐसा दिया होगा सर्किल है आपका, वो उसका सेंटर ये हो गया, कोई पॉइंट हो गया, सर्किल है इस पॉइंट से पास हो रहा है, या फिर आपका क्या लाइन इसके पैरेलल है, या फिर बहुत सारी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन नहीं होगी, क्वेश्चन करेंगे उसके बाद अपन को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम होता है फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्किल S 0 एंड ए लाइन L 0। तो अगेन एक सर्किल है और एक लाइन है, उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, अगेन मैं बोलूँ तो उनसे आपके इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। तो उन सारे जो इनफाइनाइट सर्किल की जो फैमिली है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आपका फैमिली ऑफ सर्किल्स बोलता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये उन सारे फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन, तो मैं बोलूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल S 0 एंड लाइन S 0, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन होगी S प्लस लैम्बडा L 0, वेयर लैम्बडा इज ए पैरामीटर जिसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज, जिसकी वैल्यू किसी एडिशनल कंडीशन से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि लाइन मस्ट मीट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन सर्किल, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्किल पे मीट करेगी तब आपका ये होगा। यदि सेम पॉइंट पे मीट करेगी तो मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर उस केस में आपका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है आपका टाइप 3 का आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग ए गिवन लाइन L 0 एट ए गिवन पॉइंट A, P कोई पॉइंट है आपका A को मैं भी उसके ऊपर आपका क्या है टच करने वाले सर्किल की फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन। तो मैंने क्या रखा है, S 0 कोई सर्किल दे रखा है, तो एक लाइन है L 0, उसको किसी पॉइंट P A B के ऊपर आपका क्या कर रही है, आपकी टच कर रही है, तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखो इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकता है, एक सर्किल भी, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, ऐसे में कितने सर्किल बना सकता हूँ, इनफाइनाइट सर्किल पास कर सकता हूँ। तो उन सारे इनफाइनाइट जो फैमिली ऑफ सर्किल थी उसकी इक्वेशन होगी, मैं क्या करूँ, इसको क्या रख दूँ, ए बी के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट सर्किल बनाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, ये पॉइंट सर्किल हो गया जो s हो गया प्लस लैम्बडा L 0। तो इक्वेशन वही है आपकी s प्लस लैम्बडा L 0, लेकिन ये जो s है यहाँ पे आपका क्या है, ये जो s है आपका पॉइंट सर्किल हो जाएगा। ठीक है, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आपका पैरामीटर जिसकी वैल्यू कुछ एडिशनल कंडीशन की हेल्प से निकालना है। लास्ट और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A एंड B, मींस 2 गिवन पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि 2 गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं।
अब एक मेथड तो क्या आपका जनरल इक्वेशन मान के आप कर सकते हो, लेकिन जनरल इक्वेशन में भी आपके क्या 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब वो 3 वेरिएबल्स को सोल्व करने में काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो उस लेंथी से बचने का तरीका क्या है आपका, ये है, ठीक है। 3 वेरिएबल यहाँ पे भी होंगे, 2 पॉइंट गिवन होगा, ये तीसरा एक एडिशनल कंडीशन होगी, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्या करोगे, ए कोई पॉइंट है x1, y1 और b कोई पॉइंट है आपका क्या s2, y2, उन दोनों के पॉइंट से पास होने वाले पूरे फैमिली ऑफ सर्किल की कोई इक्वेशन होगी s + λ l = 0। अब यहाँ पे s क्या है, s उन दोनों पॉइंट a एंड b को एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान के जो बनाया हुआ सर्किल उसकी इक्वेशन। तो क्या बोल सकते हैं उसकी a की जो s की इक्वेशन क्या होगी आपकी, x - x1 * x - x2 प्लस y - y1 * y - y2, ये आपकी क्या सर्किल की इक्वेशन होगी। मैंने बोला वेयर s क्या है आपका सर्किल डिस्क्राइब AB एज ए डायमीटर, और L क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन AB की इक्वेशन क्या आपकी y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 * x - x1। तो ये AB की इक्वेशन रखूंगा और s की वैल्यू रख दूंगा। अब यहाँ पे लैम्डा क्या एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू को हम एडिशनल कंडीशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद वो आपका क्या है लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फैमिली ऑफ सर्किल की हमने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी पे सब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल x² + y² - 8x + 12 = 0 and x² + y² = 9 which also passes through origin। मींस यहाँ पे क्या आपका दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन है। तो आपको पता है, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन s1 + λ s2 = 0 होती है, ठीक है। तो s1 की वैल्यू रखूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x² + y² - 8x + 12 प्लस लैम्बडा, s2 की वैल्यू बोलूंगा आपका x² + y² - 9 = 0। तो ये एक सर्किल की फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन होगी 1। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बोला लैम्बडा की वैल्यू सम गिवन एडिशनल कंडीशन से होगी। तो एडिशनल कंडीशन क्या दे रखी, व्हिच आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब मैं ये जो लाइन है इक्वेशन 1 वाला जो सर्किल है ये ओरिजिन से पास कर रहा था, तो सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन। तो इसमें हो सकता है इक्वेशन 1 पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 0,0 उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पे 0 + 0 - 0 + 12 प्लस लैम्बडा 0 + 0 - 9 = 0। तो इसका मतलब आपका 12 = 9 लैम्बडा होगा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4/3। अब ये लैम्बडा की वैल्यू 4/3 इक्वेशन में रख दूंगा तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल आएगी। तो रख सकता हूँ मैं आपका x² + y² - 8x + 12 प्लस लैम्बडा की जगह रख दिया पे मैंने 4/3 x² + y² - 9। इसको सोल्व कर लेना और उससे आपका क्या है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, और यही आपका क्या होगा आपका आंसर। ये मैं कर नहीं रहा हूँ, सोल्व आप घर पे सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through point of intersection of circle x² + y² - 4x - 5 = 0 and line x + y = 1। तो मतलब सर्किल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, मैं बोल सकता हूँ सर्किल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली s + λ l = 0। अब लैम्बडा की वैल्यू किससे निकलेगी, ये पॉइंट 1 को 1 से पास कर रहा है, तो मैं रखता हूँ इक्वेशन। तो बोल सकता हूँ x² + y² - 4x - 5 प्लस लैम्बडा इनटू y की वैल्यू, लाइन की वैल्यू x + y - 1 = 0। इसको मैं बोल सकता हूँ आपकी इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 1 है कहाँ से पास कर रही है आपकी 1 को 1 से पास कर रही है, तो सेटिस्फाई करेगा चूंकि दिस पासेस 1,1 so will satisfy तो मैं रख देता हूँ x की जगह 1 और y की जगह 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 + 1 - 4 - 5 प्लस लैम्बडा इनटू आपका क्या है 1 + 1 - 1 = 0। तो ये से तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा 2 - 9, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे 7। तो लैम्बडा की वैल्यू 7 यहाँ पे रख दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या कर दूंगा उससे मेरे को आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना घर पे, मेरे को सोल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन x plus y is 2 एट द पॉइंट 1, 2 एंड हैविंग रेडियस आपके क्या है √2। तो क्या दे रखा है आपका, ये कोई एक सर्किल है, उस सर्किल की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन को, ये जो लाइन है आपके क्या है x plus y is 2 है, उसको इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालो। मतलब ये मैं क्या कर सकता हूँ, उस सर्किल की इक्वेशन, मतलब आपका कौन सा टाइप का इक्वेशन हो गया, ये आपका टाइप 3 का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो उस केस में मैंने बोला था आपका क्या, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग लाइन एट पॉइंट, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। आपको पता होगा इसकी इक्वेशन s plus लैम्डा n is equal to 0। देखो मैंने बोला था आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी कौन सा आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या, आपका 1, 1 हो गया। ठीक है, अब उस केस में मैंने बोला था s क्या बनता था आपका, सर्किल बनता था आपका पॉइंट सर्किल। तो पॉइंट सर्किल की इक्वेशन मैं बता सकता हूं, यहां पे पॉइंट सर्किल की इक्वेशन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बनता था। एंड लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं उस केस में, इक्वेशन ऑफ सर्किल में निकालूंगा, दैट्स रिक्वायर्ड सर्किल। तो क्या जाएगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू बोल सकता हूं यहां पे x plus y minus 2 is equals to आपका 0। इसको मैंने क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 बोल दिया। अब क्या दे रखा है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो आपका क्या है √2। तो रेडियस √2 होने के लिए क्या सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए बोल सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस 2 लैम्डा is equals to 0। तो मैं देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, अब मैं बात करता हूँ x की टर्म। तो x की कौन कौन सी टर्म आपकी, ये टर्म है x की, ये एक आपकी x की टर्म है। तो मैं चाहूँ तो x की टर्म बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगी आपकी लैम्डा माइनस 2 प्लस y की टर्म बात करूँ तो y की 2 टर्म्स है, तो y की टर्म भी मैं बात करूँ तो लैम्डा माइनस 2 प्लस कांस्टेंट की टर्म आपके क्या 2 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 0। तो मैं इसको मैं क्या बोल देता हूँ, आपकी इक्वेशन आपके क्या बोल देता हूँ 2। अच्छा, अब उसने क्या दे रखा है, ये जो सर्किल है इसकी रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी √2। तो आपको पता है रेडियस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी √2। तो मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो इसका स्क्वायर करने से बोल सकता हूं आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब g आपको पता है कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, f क्या होता है माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, और c तो आपका क्या ये होता है। तो मैं रखूं इसकी वैल्यू, तो g की वैल्यू बोल सकता हूं आपका लैम्डा माइनस 2/2 का आपका क्या होल स्क्वायर। मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा। प्लस f की वैल्यू में बोलो आपका क्या लैम्डा माइनस 2/2 का आपका क्या होल स्क्वायर माइनस c को बोल सकता हूं आपका 2 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है उसको सोल्व करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मैं इसको क्या करूंगा, आफ्टर सॉल्विंग सोल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग पे आपको मिलेगी आपकी क्या लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस माइनस 2 जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगी, तो मैं बोल सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे एक अलग सर्किल बनेगा और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 पे एक अलग सर्किल बनेगा। अब ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, दो आंसर आने का रीजन क्या है आपका, एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक आपका क्या √2 यूनिट का सर्किल एक इधर भी होगा, एक आपका क्या होगा इधर भी होगा। उस रीजन से आपका क्या आपके दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोल्व कर लेना, उसके बाद आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जेईई एडवांस में, लेकिन भरोसा नहीं जिस तरीके से आजकल जेईई मेंस का लेवल जा रहा है तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या सर्किल खत्म हो गए हैं। मेंस के हिसाब से जितनी भी थ्योरी थी मैंने आपके क्या कवर कर दी है। इसके बाद आप क्या करना है, आपको जो मॉड्यूल दिया है वो आप मॉड्यूल सोल्व करना है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस है वो आप सोल्व करना है। कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप पर्सनली मैसेज करके भी मेरे को बता सकते हो। ठीक है।